द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। और जो हमारे साथ परमानेंट मिलकर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, नितिका, परितोष, उमेश, विवन, ओम प्रकाश, अंकिता, नंदनी, GTJ, KG क्लासेस, प्रिया, माया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस सेट को करते रहिए। ये प्रैक्टिस सेट आपका एग्ज़ाम कोर्स से लिया गया है। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप लोग अपनी नज़दीकी बुक स्टोर से इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पहला पोर्शन है। इसमें पहला और दूसरा प्रश्न जो आपको देखने के लिए मिलेगा ये पद्यांश से मिलेगा। ये पद्यांश है, इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। 5 लाइन का ये है। तो उम्मीद है पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़ पाए वीडियो को पढ़िएगा। उसके बाद क्वेश्चन के भी आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। जहाँ जहाँ शब्द किस प्रकार का शब्द है, चलिए ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। A, B, C, D आपके स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर D बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ जहाँ देखिए 2 बार इसका जो है पुनरावृत्ति हुई है, तो पुनरुक्त शब्द युग्म है। ये ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसी के साथ अगला प्रश्न है। चलिए इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह क्या, तो वह जो है सुराज स्थापित करना चाहता था। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग को जितने भी प्रैक्टिस सेट कराया गया है वो भी आप लोग को बता दिया गया, किस प्रकाशन के कितने प्रैक्टिस सेट कराया गया है। प्ले लिस्ट में सभी प्रैक्टिस सेट पड़े हैं, आप लोग वहां से जो नहीं देखे हैं उसको भी कर लीजिए। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है। यह वाक्य जो है किस प्रकार का वाक्य है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य या फिर सरल वाक्य। तीसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है, तो ये सरल वाक्य है। D बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द हिंदी के विराम चिन्हों की कोटि में नहीं आता है। कोष्टक, हंसपद, अर्धविराम या फिर युद्ध विराम। चलिए आप लोग तो जो भी चिन्हों के बारे में पढ़े हैं उनको तो पता ही हो गया होगा। तुरंत नहीं पता हुआ है तो हम तो बताएंगे ही। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो आपका युद्ध विराम बिल्कुल सही हो जाएगा। युद्ध विराम कोई भी विराम चिन्ह नहीं है। ये जब युद्ध होता है तो उसको जो रोक जाता है उसको युद्ध विराम कहा जाता है, ना कि चिन्हों को। तो यहाँ पे D बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसी के साथ अगर बात करते हैं कोष्टक की, तो कोष्टक तो एक छोटा, एक मझला, एक जो है बड़ा होता है, लेकिन सभी लोग आप जानते हैं इस प्रकार से कोष्टक जो है हिंदी में लगता है। मझला और छोटा तो लगता ही नहीं है। यहाँ पे अगला हंसपद की बात करते हैं, तो जैसे कोई भी शब्द, कोई सेंटेंस मान लेते हैं, ये सेंटेंस लिखा जा रहा है, यहाँ पर अगर हिंदी लिखना भूल गए हैं तो इस प्रकार से ऐसे चिन्ह लगाएंगे और ऊपर इसको लिख देंगे। और उसी के साथ अर्धविराम की बात करते हैं। ये अर्धविराम जो है तो यहाँ पे एक बिंदी होती है और नीचे इस प्रकार से होता है, ये अर्धविराम का चिन्ह है। क्लियर। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, ये वाक्य किस प्रकार की संज्ञा है। इस वाक्य में जो संज्ञा है वो किस प्रकार की है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। B बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और सार्वनामिक विशेषण इसमें कौन सा है, तो C बिल्कुल संज्ञा के पहले आते ही, संज्ञा के पहले ये आते हैं। कौन, सार्वनामिक विशेषण। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपको सार्वनामिक ढूंढने के लिए कोई भी सेंटेंस में, तो हमेशा याद रखिएगा संज्ञा के पहले वो शब्द आ जाते हैं। तो C बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन है। चलिए परिमाणवाचक का मतलब जिससे माप तौल किया जा सके, तो उसमें ये बताना है। एक मिनट, यहाँ पे माप तौल से नहीं मतलब, यहाँ क्रिया विशेषण से मतलब है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो D ऑप्शन अत्यंत। अच्छा हाँ, यहाँ पे ठीक है, अत्यंत, कम या ज़्यादा इसी प्रकार से तो होगा, अत्यंत है, अत्यंत है। ठीक, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? किसी से, किन से, किन्हीं से या किन को? 8वें का सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होगा, किन्हीं से हो जाएगा। देखिए अनिश्चय है, किन्हीं का मतलब कोई निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चय हो जाएगा और ये अपादान में बहुवचन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ेंगे और इस प्रश्न में देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछे जा सकते हैं। यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी पूछा गया है और अपादान भी पूछा गया है, साथ साथ बहुवचन भी रूप पूछा गया, यानी एक ही शब्द में 3 प्रकार के क्वेश्चन बन गए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन को टफ बनाया जाता है, जिसको कहते नहीं क्वेश्चन बहुत टफ था तो इस प्रकार से टफ बनाया जाता है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? चलिए देखते हैं। वैसे बात करते हैं स्पर्शी व्यंजनों की बात की, तो स्पर्शी व्यंजन ये 5वां अक्षर जो होता है वो जो है क्या कहलाता है? तो वो आपका नासिक कहलाता है। जैसे का खा गा घा अंगा वाले में लास्ट का हो गया, चा छा जा झाइयाँ में लास्ट हो गया, या टा ठा डा ढाणा में णा हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या शब्द, कौन से शब्द कहलाते हैं? नासिक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न, और उसको 5वां अक्षर भी कहा जाता है, कहीं कहीं यहाँ पे अंतिम वर्ण कहा गया है लेकिन 5वां अक्षर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सभी स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत या जो है संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, परमाल रासो जो काव्य है कृति के कवि का नाम बताइए, कौन है इनके? परमाल रासो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है जगनिक के द्वारा लिखा गया है, बे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? 11वें का डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, शिव शंभू के चिट्ठे। क्या है इनके संग्रह का नाम? शिव शंभू के चिट्ठे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे एक जो है श्लोक लिखा गया है, लाइन लिखी गई है, उस लाइन में आपको रस किस रस का प्रयोग हुआ है ये बताना है। सामने टिके नहीं बनराज, सामने टिके नहीं बनराज, पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे, समय का ब्याल, मेरी बाह में मूरत, मारुत गरुण गजराज का बल। माफ़ कीजिए, गजरात का बल है। ठीक, तो इसमें आपको रस बताना है, किस प्रकार का रस है? बीभत्स है, वीर है, श्रृंगार है या फिर अद्भुत रस। तो यहाँ पे बी, वीर रस का ये उदाहरण है, यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ नेक्स्ट, दर्प का जो दर्प शब्द है इसका उपयुक्त पर्यायवाची क्या होगा? तो दर्प का पर्यायवाची जो होता है वो अहंकार होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करें। जैसे लंबे केसों वाली नारी को क्या कहा जाता है? केसनी कहा जाता है, केसनार कहा जाता है, लूजमती कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे 14 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही है वो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। लंबे केसों वाली नारी को जो है वो कहा जाता है केसनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपको अलंकार बताना है। इस चौपाई दिया गया है, चौपाई में कौन सा अलंकार है ये बताना है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। तो ये पंक्ति है आपकी, चौपाई का पंक्ति है, इसमें आपको कौन सा अलंकार है ये बताना है। विषम, विभावना, संगति या फिर तदगुण। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बिनु पद चले यानी कि बिना पैर के चलता है, सुने बिनु काना यानी कान के बिना सुनता है, कर बिनु करम यानी कि बिना कर्म के कर ले काम की, मतलब बिना हाथ पैर के काम भी कर लेता है, करे विधि नाना। ठीक, ये सब कर लेता है वो, इस प्रकार से कहा गया। यानी कि यहाँ पे बात कर सकते हैं तो ये बी बिल्कुल यहाँ पे विभावना अलंकार ये है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट, चौमासा में समास बताना है। तो 4 महीनों के समाहार को चौमासा कहा जाता है। तो इसमें अलंकार क्या हो जाएगा? सभी को मालूम है, 4 महीनों के समाहार को चौमासा कहा जाता है। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो आपका द्विगु अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बिल्कुल सही ऑप्शन होगा।
और उसी के साथ अगला प्रश्न है, वैसे द्विगु जो है समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है और दूसरा पद जो होता है वो विशेषण होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, संज्ञा पद होता है, दूसरा पद संज्ञा पद होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न जो बनेगा वो राम खाना खाएगा, इस वाक्य में कर्मवाच्य का रूप बनाना है। 17वें का ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। राम से खाना खाया जाएगा, ये इसका कर्मवाच्य रूप है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि प्रतिफल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें फल में प्रति जुड़ गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, चलिए कमेंट करके बताइए। सही, बिल्कुल प्रति जुड़ा है, फल में प्रति जुड़ा है, प्रतिफल हो गया है। इसी के साथ नेक्स्ट गोधूम शब्द जो है वो किस प्रकार का शब्द है, देशज है, विदेशी है या फिर तत्सम है, तद्भव है। गेहूं का जो तत्सम होता है वो गेहूं होता है, गोधूम का माफ कीजिए, गोधूम जो है तद्भव है और इसका जो है, एक मिनट, ये शब्द जो है ये गोधूम ये तत्सम है, लेकिन इसका जब तद्भव बनाएंगे तो गेहूं बन जाता है, इसलिए ये तत्सम शब्द हो जाएगा। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, ये हिंदी का आखिरी प्रश्न है। इसमें किस वाक्य में अपादान कारक है ये बताना है। चलिए देखिए, कमेंट करके बताइए। ऑप्शन पढ़िए पहले, चाकू से काटो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपादान कारक के बारे में बताना है। चाकू से काटो ऑप्शन पहला है। दूसरा यानी बी ऑप्शन है, हिमालय से गंगा निकलती है। सी ऑप्शन है, मोहन से अब सहा नहीं जाता। डी ऑप्शन है, राम ने रावण को तीर से मारा। देखिए, जब कहीं पर भी मारने की किसी साधन की व्यवस्था आती है तो वहाँ पे आपका जो है जो अलंकार होता है वो आपका करण अलंकार, करण कारक मतलब करण कारक होता है, अलंकार नहीं, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही होगा। हिमालय से गंगा निकलती है अपादान कारक का ये उदाहरण है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही होने के साथ हम लोग अगले पोर्शन पे बढ़ेंगे और अगला पोर्शन आपका इंग्लिश का है। इंग्लिश के केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़ते रहिए और हमारे साथ 10 प्रश्नों के ऑप्शन को मिलाइए और अंत में ज़रूर बताइएगा कि 10 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न अंग्रेजी के सही हुए। चलिए, ये पैसेज है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कंप्रीहेंशन जिसको कहते हैं। और 21 नंबर प्रश्न भी साथ साथ है। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी का जो है वो सिनोनिम आपको बताना है। सिनोनिम का तात्पर्य है पर्यायवाची शब्द क्या होगा हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवेयरनेस होता है। क्लियर, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कंजक्शन, सही कंजक्शन को चूज करके खाली स्थान पे फिल करना है। 7 years है पास्ट। इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंस आई केम हेयर। इसी के साथ अगला प्रश्न 23 नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ये शब्द जो लिखा है अ रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट, यहाँ तक ये शब्द जो है, माफ कीजिए, सेंटेंस जो है ये क्या है, पूछा गया है ये क्या है, किस पार्ट, कौन सा पार्ट है, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है या पार्ट ऑफ प्रेडिकेट है, ये बताना है। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सब्जेक्ट का पार्ट है। अ रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट गेट्स सक्सेस, और अगला जो है ये गेट सक्सेस जो लिखा है ये प्रेडिकेट है। क्लियर, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, करेक्ट प्रोनाउन को चूज करना है, कौन सा प्रोनाउन सही होगा जो यहाँ पे फिल किया जाएगा। राम टोल्ड मी दैट, 24 का राम टोल्ड मी दैट, आई भी कह सकते हैं, माई भी कह सकते हैं, ठीक, तो यहाँ पे आई माई भी भर सकते हैं। शुड डू, माफ़ कीजिए, यहाँ पे आई भरेंगे और यहाँ पे माई भर देंगे, माई वर्क, तो आई का ये जो है पॉसेसिव केस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा जो कि सही है। तो पेन के साथ में ए लगता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, सभी को मालूम है पेन के साथ में क्या लगता है ए, तो यहाँ पे ए पेन भर दिया जाएगा। क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होने के साथ अगला पोर्शन प्रश्न जो है
वो 26 नंबर का प्रश्न है और ये पोएट्री से लिया गया है। पोएट्री है ये, अच्छे से इसको पढ़िए, इस पोएट्री को यहाँ से यहाँ तक। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़ पाएँ तो वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। बैक्टीरिया एज लार्ज एज माइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए एन। इसमें आपको क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ अलंकार हिंदी में जिसको कहा जाता है वो बताना है। जैसे सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है या ननाबदेज है। आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, मेटाफर। इसको हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राइट द मैस्कुलिन फॉर्म, यानी इस शब्द का स्त्रीलिंग बनाना है। इसका स्त्रीलिंग ऑप्शन पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा, ठीक, ब्राउनिश। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये अपने आप में स्त्रीलिंग है ही, ठीक, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सेम सेम शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है और इसमें खाली स्थानों में कौन सा शब्द भरा जाएगा ये बताइए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, थो भरा जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट, करेक्ट द सेंटेंस, सही सेंटेंस को चूज करके आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। तो यहाँ पर सी विकल्प जो है बिल्कुल सही है। द बैग टूगेदर विद द बुक्स इज लॉस्ट। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इस प्रश्न में जो सिंगुलर वर्ब है वहाँ पर इज का प्रयोग उचित है, बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका है 30 नंबर का प्रश्न। इसमें आपको जो तीनों शब्द नीचे लिखे गए हैं, जैसे चार्ज है, गो है, राउंड, माफ़ कीजिए, ग्राउंड है, तो इसमें आपको सुटेबल प्रेफिक्स जोड़कर शब्द बनाना है। तो कौन सा प्रेफिक्स सही रहेगा इसके लिए? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, अंडर। अंडर चार्ज, अंडर गो, माफ़ कीजिए, तो यहाँ पे ये, हाँ ठीक है, अंडर चार्ज, अंडर गो, अंडर ग्राउंड, इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा, ये बिल्कुल सही है। और अगला पोर्शन जो है ये आपका संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत के भी 10 प्रश्न हम लोग फटाफट कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। पानी शब्द लिखा गया है, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, हस्त बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, आदि का पर्यायवाची या विपरीत शब्द बताइए। माफ़ कीजिए, पर्यायवाची नहीं, विपरीत या विलोम कहते हैं विपरीत को। तो यहाँ पे 32 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अनादि होगा, आदि का अनादि। नेक्स्ट है, पठ धातु जो है उसका लड लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो यहाँ पर डी, पठता, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ नेक्स्ट, अड़ा शब्द जो है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? अभी हिंदी में भी एक क्वेश्चन इस प्रकार से मिला था, तो उसको हम लोग क्या कहते थे? उसको नासिका तो कहते थे, नासिका सब में है, लेकिन मूर्धा कहा जाता है, मूर्धा के अंतर्गत आने वाला है। टाठा डाढ़ा शब्द जो आते हैं ये मूर्धा के अंतर्गत आते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें आपको ये जो शब्द लिखा गया है, पंक्ति है, इसमें इस पद में विभक्ति का किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है ये बताना है। तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने के साथ, कुर्बन पद में कौन सा प्रत्यय है? 36 नंबर का सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे सत्री हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, श्रवणम का संधि विच्छेद क्या होगा? 37 का बी बिल्कुल सही ऑप्शन, श्रवणम का श्रवण प्लस अणम हो जाएगा। नेक्स्ट, हंसो पद में किस समास का उपयोग हुआ है? क्वेश्चन छोटे छोटे हैं इसलिए थोड़ा तेज़ी के साथ चल रहे हैं,
जिससे कि समय आपका ज़्यादा न लॉस हो। तो यहाँ पे 38 नंबर का कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट करके बिल्कुल आंसर देते रहें, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं हैं तो हमारा भी मनोबल थोड़ा लूज़ हो जाता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल कमेंट करके रहें। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स आपको लोग के ही लिए जो है बना हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला बिल्कुल सही होगा 38 का। यहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा। हंसो पद में समास जो है वो द्वंद्व समास होता है, ठीक। तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है, ये पंक्ति जो है ये कहाँ से ली गई है ये बताना है। उक्ति है ये। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन नीति शतक से ली गई है। ऑप्शन सी सही होने के साथ अगला प्रश्न जो बनेगा ये आपका, ये पंक्ति लिखी गई है, इस पंक्ति को पढ़िए और इसके आंसर को बताइए। क्वेश्चन नीचे है, यहाँ पे ये सत्यस बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विज्ञान का पोर्शन भी स्टार्ट हो गया है, चलिए देख लेते हैं फटाफट विज्ञान के भी प्रश्नों को। इसमें भी 10 प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें एक स्पेस है, उसके बाद एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है। तो क्या विद्युतीय गतिविधि है? जब तक पूरा पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं। जिसकी विशेषता आकाश में लाल और हरा प्रकाश किरणों की उपस्थिति है और जो विशेष तौर पर उत्तरी या दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के निकट घटित होती है, तो वो क्या कहलाता है? चलिए क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। उसको अरोरा कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसको क्या कहते हैं? अरोरा कहते हैं। और ये है प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप होता है, तो इसकी खोज किसने की है ये बताइएगा। फ्लोरीन भी कार्बन का ही अपर रूप है। जिस प्रकार से ग्रेफाइट कह सकते हैं या हीरा कह सकते हैं, उसी प्रकार से फ्लोरीन जो है ये भी कार्बन का ही अपर रूप है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? बी बिल्कुल यहाँ पे रिचर्ड स्मेली के द्वारा इसकी जो है खोज की गई है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। और गाजर में कौन सा विटामिन सबसे समृद्ध स्रोत है ये बताइए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो यहाँ पे गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका विटामिन ए बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में एक समान वेग से चल रही हो तो उसका क्या होता है? तो उसका जो है त्वरण शून्य हो जाता है। यदि एक समान चाल से एक समान वेग से चल रही होती है कोई भी वस्तु वृत्तीय गति में, तो उसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है? एक मिनट 44 नंबर में मैंने क्या बताया था? यहाँ पे ये त्वरण शून्य हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। त्वरण शून्य नहीं होता है, इसका वेग बदलता रहता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी ध्यान में आया कि यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु का वृत्तीय, जब कोई भी एक वस्तु होगा उसकी वृत्तीय गति जो होगी उसका एक समान वेग से चल रही होगी तो उसका वेग बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे किसी भी चीज़ को आपने, उसका वेग क्या होगा? बदलता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे इसको आप लोग संशोधित कर लीजिएगा। और इसमें जो है 45 नंबर में ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी आपका एनीमिया हो जाएगा। इसमें क्या होता है? एनीमिया में खून की कमी हो जाती है, कह सकते हैं हीमोग्लोबिन या कोई आरबीसी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग ऐसा है जो पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता है? तो सी बिल्कुल दमा है। दमा जो है पानी के प्रदूषण से नहीं होता है। बाकी हैजा, टाइफाइड, दस्त, ये सभी पानी के प्रदूषण के मतलब प्रदूषित पानी पीने से ये सब बीमारी होती है, बट दमा नहीं होती है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो गैसीय माध्यम में एक किसका उदाहरण होती है? तो ये जो है ध्वनि तरंगों का उदाहरण होती है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय जो है वो कितना होता है? देखिए, प्रक्षेप पथ की बात करते हैं तो यहाँ से कोई चीज़ मान लेते हैं, कुछ फेंका जाता है तो इस प्रकार से ऐसे जाकर यहाँ पर गिरता है, तो ये जो ये आकार बन रहा है यही इसका पथ है।
प्रक्षेप का पथ है, लेकिन ये जो चल रही है, गति कर रही है, ये प्रक्षेप गति होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको जो बताया गया है, पूछा जा रहा है उसमें, प्रक्षेप गति में कुल उड़ान जो है उसकी समय कितनी होती है, ये पूछा गया है। अच्छा, एक मिनट, ऑप्शन नीचे दिया गया है, इस प्रकार से देखिए। तो यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई पर, यानी एकदम मैक्सिमम बिंदु जो यहाँ पर होगी, ध्यान रखिएगा, ये जो है अधिकतम ऊंचाई पर पहुँचने के लिए लगने वाला जो समय होता है वो सभी समय का क्या होता है, 2 गुना होता है। यानी कि आधा इधर, मतलब ये 2 गुना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है। तो चींटी हो गया, और ये पीली जो है, पीली वर्र हो गई, जिसको हाड़े कहते हैं, इन सब के काटने से जो है मनुष्य के अंदर में जो पदार्थ जाता है वो फार्मिक अम्ल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। ये प्रपराहट और जलन का महसूस भी कराता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पानी से आती है। और उसी के साथ अगला प्रश्न जो स्टार्ट होगा पोर्शन, गणित का पोर्शन है। गणित के पोर्शन को हम लोग स्किप करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सर के द्वारा परमानेंट क्लास चलाया जा रहा है कंटिन्यू। आप लोग वहाँ से उसको शामिल होकर वीडियो को देखते रहिए, ठीक। और इजी वे में उसको समझाया जा रहा है सर के द्वारा। वहाँ से आप लोग वीडियो को 20 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को वहाँ से मैथ के देख लिया करें। इसी के साथ अगला पोर्शन जो स्टार्ट होता है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का ये प्रश्न है। इसमें भी हम लोग 10 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। अमृतसर जो है उसको किस सिख गुरु के द्वारा बनवाया गया है, ऐसा कह सकते हैं। चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। गुरु अमरदास हैं, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा ये करवाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, गुरु रामदास के द्वारा जो है अमृतसर की आधारशिला रखी गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्ताव में कौन सा शब्द जोड़ा गया है। वैसे 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन इसमें एक ही शब्द दिया गया है, उसी को हमको चूज करना है। तो यहाँ पर सी बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा जो शब्द था वो अखंडता था, तीसरा शब्द जो पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष था, और तीसरा शब्द समाजवादी था, समाजवाद कह सकते हैं। तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसमें सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जो जैव मात्रा में बदलता है वो कितना प्रतिशत होता है। जो हम लोग भोजन करते हैं उसका जैव मात्रा कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदल जाता है। यहाँ पे 15% उसका बदलता है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वहीं पे उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। पश्चिमोत्तर भारत की बात करें तो पश्चिमोत्तर का जो है अहमदाबाद कहा जाता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। यहाँ पर भी इंदिरा गांधी नहर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की तह या सतह जो है के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है। तो आप लोग को तो पता ही होगा, जब दिन में सूरज जो है, सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी जो है जिस प्रकार से कोई भी चीज़ अपने पास कुछ रख नहीं पाता है उसको क्या करती है, वापस कर देती है। तो ये जो है थोड़ा बहुत ये ऑब्जर्व करती है, बाकी जो है इसको वापस कर देती है। तो वाष्पन के कारण मतलब इसका जो है ताप वापस हो जाता है, तो इस कारण से ये ऊष्मा प्राप्त होती रहती है, ठीक। तो उसको कहते क्या है ये बताना है यहाँ पे।
ऑप्शन नंबर बी, उसको स्थलीय विकिरण कहा जाता है। क्या? स्थलीय विकिरण। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो बी, कृषि रहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन जो है CDM के लिए सत्य नहीं है? तो CDM क्या है? तो CDM का फुल फॉर्म जो है स्वच्छ विकास तंत्र। इसको अनुच्छेद 12 में वर्णित किया गया है CDM को। और इसमें जो सत्य नहीं है वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। तो निषेध नहीं करता है, ये उसको अलाउ करता है। ठीक, तो ये निषेध कहा गया है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें लिखा गया है कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना, पेरियार, दामोदर, महानदी। तो यहाँ पर दामोदर नदी जो है ये अपने ही जैविक मतलब कह सकते हैं प्रदूषक के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर का अंतर होता है दो देशांतरों के मध्य के बीच की दूरी। ठीक है, तो पृथ्वी जो है इस प्रकार से अगर कहते हैं तो ये जो लाइन होती है वो देशांतर कहलाती है। क्लियर? इस प्रकार से नहीं होती है, कुछ इस प्रकार से होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कुछ तिरछी ऐसे इस प्रकार से होती है। तो ये कौन सी लाइन कहलाती है? और ये जो होती है क्षैतिज कहलाती है। लेकिन ये जो खड़ी लाइन होती है वो देशांतर रेखा कहलाती है और वो 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल से भी 10 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। इसमें देखिए 81 से 90 तक है। तो इसमें पहला प्रश्न है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो शैक्षिक विकास में जो मूल्यांकन का अर्थ होता है वो अर्थ मूल्यांकन कहलाता है। किस प्रकार का मूल्यांकन? तो वो जो है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? तो कौशल सीखने की पहली अवस्था जो होती है वो अनुकरण होती है। अनुकरण का तात्पर्य है जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे छोटे बच्चे भी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसी को अनुकरण कहलाता है। या भी जो हम बोलते हैं वही बच्चे भी बोलते हैं। बचपन में देखे होंगे आप लोग, जैसे कोई भी बच्चे को मम्मी 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 कहते हैं या पापा पापा कहते हैं तो वही बच्चा भी अनुकरण करता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है पहली अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ेंगे, शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम क्या है? तो शिक्षण सिद्धांत का जो अधिनियम है वो आपका ये सभी हैं, चाहे वो अभ्यास करना हो, क्रियाशीलता हो, प्रत्यक्षीकरण हो। डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सबसे अधिक कहाँ पर उपयोग होती है? इतिहास विषय में, भाषा विषय में, विज्ञान विषय में या फिर नागरिक विषय में? ऐसे यहाँ पे देखिए कौन सा सही हो जाएगा इसका? तो सी बिल्कुल सही होगा। विज्ञान विषय में जो है प्रयोग प्रदर्शन विधि बिल्कुल सही है। प्रयोग का मतलब विज्ञान में ही तो प्रयोग करते हैं तमाम प्रकार की, और देखावटी की मतलब देखने के साथ साथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना ही ये प्रदर्शित नहीं करता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। एकांकी जो है ये याद करने की कोई बात, जहाँ पर याद करना, रटना ये सभी प्रश्न आ जाए वो हमेशा गलत ही माना जाएगा, वो नेगेटिव शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोग सीटेट के प्रैक्टिस सेट को या सीटेट का पेपर दिए होंगे तो वहाँ पे आप लोग को पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताया गया होगा याद करना, रटना या दंड देना ये सभी गलत होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि कराती है, माफ कीजिए उपलब्धि चाहती है, तो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन अगर पढ़े होंगे तो विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, ये उनको नहीं करना चाहिए। मतलब चाहे जिस प्रकार से बालक हो उनको एक ही साथ बैठाकर शिक्षा देनी चाहिए। ठीक,
ये बिल्कुल सही ऑप्शन, ये नहीं करना चाहिए उनको कि उनको अलग कर दें। अगला प्रश्न, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है, किस चीज़ का अनुकरण करता है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे शब्दों का अनुकरण करता है, शब्दों का। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल, आप लोग जो है वर्णों को कह रहे होंगे तो यहाँ पे शब्द होता है, जैसे मम्मा पापा ये सब होता नहीं है, मैंने अभी ऊपर बताया, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, यशपाल समिति ने, देखिए यशपाल समिति ने शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 15 जुलाई 1993। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब प्रस्तुत की गई? पहला बिल्कुल 5 अक्टूबर 1993। ये सब बिल्कुल सही याद रख लीजिए, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसको आप लोग को याद करना होगा। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य है कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यांकन। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का, तो इसमें 100 से 99 से लेकर 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो यहाँ पे शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त जो है कोई भी अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यदि शिक्षक की शिक्षण शैली सही है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इसका तात्पर्य है, इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? जो भी प्रश्नों के आंसर या भी प्रश्न समझ में ना आए आपको, कमेंट करके उसका जो है आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको हम कमेंट बॉक्स में पिन करवा दिया करेंगे। ठीक, चलिए, सारी व्यवस्था आप लोग के लिए ही है, आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए अन्य साथियों के साथ भी, कि प्रैक्टिस सेट हमारा परमानेंट यानी कंटिन्यू बिल्कुल शुरू हो गया है। थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम के कारण जो है प्रैक्टिस सेट आपका नहीं अवेलेबल हो पा रहा था, लेकिन अब आपको बराबर प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो चलिए, 92 नंबर का बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, ये बिल्कुल सही है। और उसी के साथ अगला, सीखने के नियम के प्रतिपादक की बात करें तो कौन है? तो यहाँ पे सी थार्नडाइक बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ नेक्स्ट है, निःशुल्क, माफ़ कीजिए निःशुल्क नहीं है, निःशक्त तो बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो किस प्रकार से? समावेशी शिक्षा के द्वारा। देखिए बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा के द्वारा यहाँ पे इसको कराया जा सकता है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। समावेशी कहीं भी मिल जाए, समावेशी शिक्षा, समावेशी क्लास, ये हमेशा सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रतिपादक कौन है? क्लासिकल कंडीशनिंग का तात्पर्य है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अब आप लोग समझ गए होंगे, इन्होंने इन क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रतिपादक जो हैं, इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। आप तो बिल्कुल समझ गए होंगे, तो यहाँ पर भी बिल्कुल पावलाव सही हो जाएगा। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसका परिवार का पेशा जो है, इसके कारण पिछड़ापन उत्पन्न नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ जो है बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, आंशिक दृष्टि दोषयुक्त बालक की रक्षा व्यवहार कैसा होता है? जो कक्षा व्यवहार है दृष्टिबाधित बालक का, वो किस प्रकार से होना चाहिए? तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। उपरोक्त सभी, चाहे वो शिक्षक से, कीजिए यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ेंगे, जैसे वह शिक्षक से अस्पष्ट अक्षर स्पष्ट ना दिखने की शिकायत भी कर सकता है, करता भी है। अगला, वह पुस्तक को आँखों के निकट लाकर पढ़ता है, ये भी सही है। श्यामपट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार पाता है, जब दिखता ही नहीं है, दिख ही नहीं पा रहा है तो कैसे उतारेगा? तो ये सभी जो है उसके व्यवहार हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होने के साथ अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए, तो किस में शामिल करना चाहिए? तो उसको जो है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, इस प्रकार से उसको शामिल करना चाहिए। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा की जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता जो है उसकी कक्षा में, उससे अगर निपटना हो तो उसको एक शिक्षक को तो किस प्रकार से वो निपटेगा? मान लेते हैं आप एक अध्यापक हो गए हैं, एक मास्टर साहब हो गए हैं, तो आपके क्लास में या कक्षा में
तमाम अलग अलग प्रकार के विभिन्नता के बच्चे बैठे हैं, तो आप उनसे किस प्रकार से निपटेंगे। निपटने का मतलब यह है कि वहाँ पे झगड़ा नहीं करना है, किस प्रकार से उसको एक तरफ एक सतह मतलब एक ही दृष्टिपटल पर रखेंगे। तो सी बिल्कुल देखिए, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दो। सी बिल्कुल सही ऑप्शन, सबसे अच्छा और बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है सी। ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें एक बच्चा अतीत की सामना परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ये किससे संबंधित, किस नियम से संबंधित है, ये बताना है। तो ये सीखने की जो सदृशता नियम है उस पर संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले पोर्शन की तरफ पढ़ेंगे। अगला पोर्शन सामान्य ज्ञान समसामयिक की घटनाएं से हैं जो करंट अफेयर से लिया गया है। चलिए देखते हैं, रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो रांची किस राज्य की राजधानी है, ये बताना है। तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी सभी के कमेंट करके आप लोग को आंसर देना है कि सभी राज्यों की राजधानी क्या है। जैसे छत्तीसगढ़ का रायपुर है, गोवा का पणजी है, हिमाचल प्रदेश का, चलिए हिमाचल प्रदेश का कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों राजधानियों को बताना है आप लोग को। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। एम्स्टर्डम की राजधानी कौन सी है। तो चलिए 102 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नीदरलैंड इसकी राजधानी है। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में चलेंगे। और यहाँ पे अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो क्षेत्र इनका रहा अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि कौन सा जो है वाद्य यंत्र है जो वायु आधारित एक यंत्र है। माफ़ कीजिए, वायु आधारित यंत्र नहीं है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि कौन सा वायु आधारित एक भारतीय संगीत यंत्र या वाद्य यंत्र नहीं है। तो सी संवादनी बिल्कुल सही ऑप्शन, सी बिल्कुल सही है। इसी के साथ नेक्स्ट, द सीक्रेट ऑफ द नगास शिवा ट्राइलॉजी 2 के लेखक कौन हैं। पहला बिल्कुल अमरीश त्रिपाठी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। माफ़ कीजिए, अमरीश नहीं अमीश त्रिपाठी है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है, आई टू हैंड ए लव स्टोरी का लेखक कौन है। तो बी बिल्कुल रविंदर सिंह इनका नाम है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, उदित नारायण द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। 107 का बी बिल्कुल सही ऑप्शन, पद्म विभूषण इनके द्वारा जो है प्राप्त सम्मान है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है कि केदारनाथ सिंह को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। केदारनाथ सिंह की बात किया गया है, गुजराती, मराठी, हिंदी, तेलुगु। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, हिंदी में जो है हिंदी साहित्य के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है, द डॉटर ऑफ ईस्ट के लेखक कौन हैं। तो बेंजीन भुट्टो द डॉटर ऑफ ईस्ट के लेखक। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला, चेराव एक लोक नृत्य है, तो यह किस राज्य का लोक नृत्य है। पहला मिजोरम का ये लोक नृत्य है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन, मिजोरम हो जाएगा। जया का लेखक कौन है। तो इसके लेखक की बात करें तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, देवदत्त पटनायक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जया के लेखक देवदत्त पटनायक हैं। अगला प्रश्न है, वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है। तो अमिताभ बच्चन को कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया गया है, ये बताइए। पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन रहे। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे रविशंकर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सितार वादक है, ध्यान रखिएगा। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है, जेनेसिस प्राइज 2022 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो इससे जो सम्मानित किया गया है वो अल्बर्ट बोरला को
किया गया है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, सीवी रमन को किस श्रेणी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन, भौतिकी के लिए इनको मिला है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, विकास खन्ना एक किस पुरस्कार विजेता भारतीय शेफ हैं? चलिए कमेंट करके बताते रहिए। तो मिशेलिन है, ठीक, मिशेलिन के पुरस्कार विजेता भारतीय शेफ, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ किस राज्य का लोक नृत्य है ये बताना है। तो कुचिपुड़ी जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन, आंध्र प्रदेश का जो है ये लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे बात करते हैं कुड की, तो ये कुड जो है जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य कुड, और लावणी जो है महाराष्ट्र की है, और मिजोरम का लोक नृत्य चेरा है, अभी ऊपर के प्रश्नों में हम लोग देखे थे। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय गान कौन सा है? अपने भारत का जो राष्ट्रगान है वो कौन सा है? तो जन गण मन जो है भारत का राष्ट्रगान है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, ईटानगर का किस राज्य की राजधानी है? ईटानगर जो है वो किस राज्य की राजधानी है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, फिल्म सितारे ज़मीं पर, एक फिल्म का नाम है सितारे ज़मीं पर, इसके लिए आमिर खान को कौन सा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, या कौन से फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे इन्होंने? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म पुरस्कार जीता गया था इनके द्वारा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो है तारे ज़मीं पर फिल्म जो है 2007 की हिंदी फिल्म है, इसने 2008 में इस पुरस्कार को जीता था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, गुजरात में रानी की वाव एक मशहूर क्या है? और आप लोग को बताना है कि रानी की वाव जो है ये नोटों पर अंकित किया गया है, तो कितने रुपए के नोट पर रानी की वाव को अंकित किया गया है? कमेंट बॉक्स में आप लोग को इसका आंसर भी देना है। 121 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बावड़ी, मशहूर बावड़ी के लिए इसकी गुजरात में ये रानी की वाव मशहूर है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड अभिनेत्री निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है? तो माधुरी दीक्षित को नहीं प्राप्त हुआ, बाकी विद्या बालन, रवीना टंडन, स्मिता पाटिल को प्राप्त हो गया है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन, माधुरी दीक्षित हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, चाणक्याज चैंट के लेखक कौन हैं? तो चाणक्याज चैंट के लेखक अश्विन साधी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो घूमर को सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राजस्थान का ये लोक नृत्य है, डी ऑप्शन सही होने के साथ अगला, टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं तो कहाँ से? बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से। तो ये जो है पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है, वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो शबाना आजमी को प्रदान किया गया था वो कौन सा था? तो वो पद्म भूषण था, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? काला घोड़ा कला उत्सव, काला चावल कला उत्सव, काला चावल उत्सव अलग है, काला घोड़ा उत्सव अलग है, तो ठीक, तो यहाँ पे काला घोड़ा की बात किया गया है, तो ये मुंबई में मनाया जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला है, इसमें इसके लिए क्या आता है? यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इसको इन्फ्लेमेटरी कहा जाता है, ठीक, क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेटरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला EMI, ध्यान दीजिएगा, EMI जो कर्ज के
पुनर्भुगतान से संबंधित है। इसमें ई किसके लिए आता है? तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ई जो आता है इक्वेटेड के लिए आता है। किसके लिए? इक्वेटेड के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और अगला पोर्शन जो स्टार्ट होता है वो आपका रीजनिंग का पोर्शन है। देखिए यहाँ पे तर्क शक्ति लिखा है, तर्क ज्ञान लिखा गया है। रीजनिंग के 5 प्रश्न हैं। इसके प्रश्नों को हम लोग स्किप करेंगे। स्किप इसलिए करेंगे क्योंकि ये सर के द्वारा, अच्छा स्किप नहीं करते हैं, चलिए ऑप्शन को बता देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, 5 ही प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका 31 नंबर का प्रश्न जो सही होगा वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसको आप लोग देखते ही रहेगा, मिलान करते रहेगा हमारे साथ। जो भी क्वेश्चन के आंसर ना आए उसको देख लीजिएगा। तो 132 की बात करते हैं तो 132 में डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन। अच्छा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन पुत्र सही होगा। अगला प्रश्न है 32 के बाद 33 की बात करें तो 33 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल एफ ए बिल्कुल सही होगा। 34 पे चलते हैं। 34 पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 3 या 4 हो जाएगा। 3 या 4 सदस्य परिवार में महिलाएं हैं। नेक्स्ट 135 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 100। इसमें कुछ करना नहीं है आपको। एक 135 में कुछ करना नहीं है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 1 2 लिखा है तो इनको जोड़ लीजिए, 7 बनेगा। 7 का वर्ग कर देंगे 49 बन जाएगा। यहाँ पे यही किया गया है। इसको भी जोड़ लेंगे, 6 3 6 9 1 10, 10 का वर्ग कर देंगे 100 बन जाएगा। क्लियर? चलिए सूचना तकनीकी कंप्यूटर के प्रश्न आ गए हैं। इसमें भी देखते हैं 5 प्रश्न इसके भी हैं। ईमेल क्या है? चलिए सभी लोग ईमेल करते हैं तो बताइए ईमेल क्या होता है? तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। संचार नेटवर्क पर प्राप्त संदेशों और मेमो का जो लेन देन होता है वही ईमेल कहलाता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है? तो किसी भी एप्लीकेशन से जब भी किसी डाटा को कॉपी किया जाता है तो जो स्टोर होता है वो स्टोरेज आपका क्लिप बोर्ड में होता है। भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और इसी के साथ अगला, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंक करने वाले प्रतीक होते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्लिंक का मतलब जो येरो टाइप बना नहीं होता है, ऐसे टाइप बना होता है, इसको कह सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको जो है पंजे टाइप में मिल जाता है, इस प्रकार से मिल जाता है। तो ये सभी जो हैं क्या कहते हैं? उसको कर्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्सर। भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल का आविष्कार किसने किया है? तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन सबीर भाटिया के द्वारा किया गया है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो हार्ड डिस्क हो गया, या आजकल मोबाइलों में भी आ गया है, जिस चीज़ को आप कोई भी डाटा अगर डिलीट कर देते हैं, कुछ फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया, तो वो जो है जाकर कहाँ स्टोर होता है? रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से आप उसको डिलीट कर देते हैं तो वो आपको आप जो है नहीं प्राप्त हो सकता है। यहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। इसी के साथ अगला प्रश्न जो स्टार्ट होगा वो जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं। इसमें भी 10 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। चलिए फटाफट देख लेते हैं 10 प्रश्नों को। तो इसका प्रश्न में है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है? तो शिक्षक का साधन संपन्न अर्थ होने का तात्पर्य है कि उसको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, यही इसका साधन है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि वाह प्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, तो वाह प्रेरणा में कौन कौन उसके अंतर्गत आएंगे? प्रशंसा एवं दोषारोपण भी आएगा, प्रतिद्वंदिता भी आएगा, पुरस्कार एवं दंड भी आएगा, परिणाम का ज्ञान भी आएगा। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? तो इसमें सभी आ जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो यहाँ पर ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका अनुप्रेरक शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? तो यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो है वो अनुप्रेरित शिक्षण की ओर संकेत करता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला, मानव जीवन का आधार क्या होना चाहिए? व्यवसाय, नीति, आचरण या ये सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो व्यवसाय
मानव जीवन का आधार क्या होता है? तो व्यवसाय होता है। क्या होता है? व्यवसाय होता है। जब तक इंसान करेगा नहीं कुछ तब तक खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। ठीक, तो व्यवसाय बिल्कुल सही है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका क्या हो सकता है। ये सभी हो सकता है क्या? जीवन के आधार, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जीवन का आधार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरे द्वारा जो है ये बताया जा रहा है। अगर कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करके आप लोग बताइएगा। इसको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को क्लियर करके पिन करवा दिया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ेंगे सामाजिक पुरस्कार क्या होता है? सामाजिक पुरस्कार क्या होता है? तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सभी सही हो जाएगा, चाहे आदर हो, सम्मान हो, प्रशंसा हो, ये सभी सामाजिक पुरस्कार होते हैं। अगला प्रश्न है प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार क्या है? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। संपूर्ण समूह का हित जो है यही प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न, भारतीय मूल का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है? चलिए बताइए। वैसे संविधान की आत्मा की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका जो है ये संविधान की, भारतीय संविधान के भाग मतलब आत्मा कहलाती है, उद्देशिका। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो इसका जो है मनोबल बढ़ाना, नहीं बच्चों को प्रेरित करना कि वो भी अच्छे से पढ़ाई करें। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जब बच्चों को आप कहेंगे कि आप इसको कर सकते हैं, इसको करने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल सीखेंगे। तो बच्चों के अंदर क्या होगा, एक मोटिवेशन जागेगा और मोटिवेट हो जाएंगे, तो इससे वो खुद को अपने आप प्रोत्साहित कर सकेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार से होती है? तो शिक्षक की भूमिका की बात करें तो कक्षा में शांत वातावरण पैदा करना, सीखने की परिस्थितियों को उत्पन्न करना, छात्र को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित करना, या फिर छात्र का मानसिक एवं शारीरिक विकास करना। अगला है छात्रों का व्यवहार परिवर्तन आदि करना। तो ये सभी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने की विश्वसनीय स्थिति जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंता की सुविधा भी प्रदान करना, ये सभी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि, तो क्योंकि के बाद ऑप्शन को देखिए और पढ़ के बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। सही बात है, ये बिल्कुल सही है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और यहाँ पे हम लोग सभी प्रश्नों को यानी 150 प्रश्नों को अगर मैथ के 20 प्रश्नों को छोड़ दें तो कवर कर चुके हैं। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।